विपक्षी दल सबसे बड़े जिस आरोपों के कटघरे में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करते हैं वो आरोप है कि पार्टी नहीं वॉशिंग मशीन है। उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि कोई भी नेता चाहे कितने भी पुराने अपराध जिस पर जांच चल रही हो उसके साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, उस पर हर तरह की कार्रवाई और जांच बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों से इनकार करती है। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप खुद भाजपा ने लगाए थे, उनको उन्होंने वॉशिंग मशीन में डालकर साफ सुथरा नहला धुला कर अपने मंच पर विराजित कर दिया। किसी मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपए आने के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ईडी पर सवाल उठाती है, अपने मंत्री पर सवाल नहीं उठाती है। इतनी करप्ट पुलिस कभी नहीं हुई होगी और इतना करप्शन उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है। ये सभी लोगों की अगर सारे डायलॉग जोड़ लीजिए तो सब क्या कहते हैं, बीजेपी बेल नहीं होने दे रही है, बीजेपी जेल भेज रही है। हम बार बार कहते हैं कि जेल भेजना और बेल देना ये दोनों कोर्ट का काम है। भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष का आरोप है कि कार्रवाई विपक्षी नेताओं पर की जाती है। बीजेपी का अपना पक्ष है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा इन दलीलों के बीच चुनावी बन चुका है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वतखोरी के, भारत माता के रक्षा सौदे में रिश्वतखोरी के मामले में जिसको सजा हो चुकी हो, वो जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। तो भाजपाइयों से कोई नैतिकता हमें नहीं सीखनी है। देश की सबसे महाभ्रष्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, मोदी जी कहते हैं कोई भ्रष्टाचारी रहने नहीं दूंगा। भ्रष्टाचारियों की जगह कहां है? कहां है? जेल। उनको जेल भेज करके हटेंगे, ये मोदी जी कहते हैं। और उधर जो टोला है वो भ्रष्टाचारियों को बचाने का टोला है। विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगाता है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है, भ्रष्टाचार के मामले छुपाने और एजेंसियों की जांच को प्रभावित करने की परंपरा को लेकर। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के समयों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो तस्वीर कुछ साफ होती है। 2014 के बाद से भ्रष्टाचार के आरोप में जांच एजेंसियों का सामना करने वाले 25 बड़े नेताओं में से 23 बीजेपी में शामिल हुए। इनमें से 3 के खिलाफ जांच बंद हो चुकी है। 20 के मामले में कोई कठोरता नहीं है। इनमें 6 नेता ऐसे हैं जो आम चुनाव से कुछ ही हफ्ते पहले बीजेपी में शामिल हुए। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए। क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? आई थिंक वो अपने लोगों के लिए भलाई करना चाहते तो आई थिंक सरकार में होते, वो जनता में नहीं होते कि वहां पे कभी यहाँ घूम रहे कभी वहां घूम रहे। आई थिंक अगर वो होते तो फिर सत्ता में होते वो लोग। अगर जनता उनको अपना उम्मीदवार बनाती, जैसे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बना रखा है, तो जनता बहुत समझदार है। उनको किसको बैठाना है, किसको बाहर करना, जनता सब जानती है। अब जरा यूपीए की शासनकाल पर नजर दौड़ाई जाए तो समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुखिया मुलायम सिंह यादव और बीएसपी अध्यक्ष मायावती के खिलाफ सीबीआई की जांच ने अपना रुख चेंज कर लिया था, क्योंकि सत्तारूढ़ यूपीए से करीबी थी। कांग्रेस का घमंडिया गठबंधन मोदी से परेशान है, इसलिए चिढ़ता है, गुस्सा करता है, गाली देता है। लेकिन कांग्रेस के लोग समझ ले, आप जितना कीचड़ उछालोगे ना, जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है।
यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ही रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन हुआ था, जिससे केजरीवाल की राजनीति का जन्म हुआ। अब संपूर्ण विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हल्ला बोल रहा है। निशाने पर जांच एजेंसियां और उनकी कार्रवाई है। भ्रष्टाचार के ही इर्द गिर्द एक मुद्दा जो भारतीय राजनीति में बड़ा बनाया जा रहा है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी बड़ी बड़ी कंपनियों को ईडी सीबीआई के डर से चंदा उनसे वसूली है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शक्ल में। भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों के साथ ये पूछती है कि जो दल सत्ता में नहीं उसे इतनी संख्या में इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैसे मिले। लेकिन इन सारी चीजों के बीच ये सवाल भी बड़ा हो जाता है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदना गैर कानूनी था, और बीजेपी का वो तर्क भी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से पहले क्या चंदा नहीं दिया जाता था। लोकतंत्र को चुनाव की जरूरत होती है और चुनाव के लिए पैसे की जरूरत होती है। राजनीति में जहां पैसा है वहां भ्रष्टाचार के लिए भी जगह है। फिलहाल देश में इलेक्टोरल बॉन्ड्स चर्चा में है और सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष हमलावर है सत्ता पक्ष पर। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। ईडी के रेड के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के अक्यूज्ड कंपनियों का सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास चंदे के रूप में आया है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है। कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अधिकृत बैंक बनाया गया है। यही बैंक धन जारी करता है। 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक के चुनावी बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले डोनर का नाम और दूसरी जानकारी दर्ज नहीं की जाती। लेकिन मामला चर्चा में आया तब जब चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी किया। इसके मुताबिक बीजेपी सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है। 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक पार्टी को सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए मिले हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है, जिसको 1609 करोड़ रुपए मिले, और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है, जिसके चुनावी बॉन्ड से 1421 करोड़ रुपए मिले हैं। हालांकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, इसका लिस्ट में जिक्र नहीं किया गया है। चुनावी बॉन्ड इनकैश कराने वाली पार्टियों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, AIADMK, BRS, शिवसेना, TDP, YSR कांग्रेस, DMK, JDS, NCP, JDU और राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है। इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डेटा सार्वजनिक होने के बाद कई विपक्षी पार्टियां और कानूनी विशेषज्ञ जांच की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा पर ही सवाल उठाए हैं। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई है। करोड़ों रुपयों का चंदा लिया कैश में, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, जेल में जा रहे हैं और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हमने तो काला धन को समाप्त करने के लिए बॉन्ड लाए थे। मैं आज देश की जनता के सामने आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, बॉन्ड आने से पहले चुनाव का खर्चा कहां से आता था? वो काला धन था या हिसाब किताब का धन था? ये बॉन्ड का धन काला धन नहीं है, उनकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है कि हमने चुनाव के लिए बॉन्ड दिया है। जानकारी के अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना कोई गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि जब ये खरीदे गए थे तो ये एक वैध योजना थी। ये गैर कानूनी तब होता है जब एक व्यक्ति या कंपनी एक पार्टी को चंदा दे और इसके बदले वो पार्टी उनके हित में कुछ करे। देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड में हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम प्रूव्ड बीजेपी इज करप्ट। अरे पूरे देश के अंदर तुमने ईडी और सीबीआई के दम पर
जो इलेक्टोरल बॉन्ड में 8,000 करोड़ का घोटाला किया है, अब ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन बीजेपी उल्टा यही सवाल 2014 से पहले की सरकारों से पूछती है। 2014 से पहले या 2019 से पहले कहिए, जितने चुनाव हुए, मैं खुली चुनौती देता हूं आज तक, आप 1947 के बाद आज तक जितने चुनाव हुए, किस राजनीतिक दल को किस उद्योगपति ने कितना चंदा दिया, किस व्यापारी ने कितना चंदा दिया, ये आप कृपया करके देश के सामने जरूर रखिए। क्लीन किया जा सकता। चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश की थी। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है, इसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। 2017 में अरुण जेटली ने इसे पेश करते वक्त दावा किया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, काले धन पर अंकुश लगेगा। वहीं विरोध करने वालों का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जाती है, इससे ये चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकते हैं। देश की बड़ी बड़ी अदालतों ने समय समय पर यह कहा है कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा अपराध होता है। कैसे भ्रष्टाचार एक देश को खोखला करता है, दीमक की तरह, वो दिखाते हैं। भ्रष्टाचार सिर्फ भारत की ही समस्या नहीं है, बल्कि अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली देश भी भ्रष्टाचार से परेशान है। भ्रष्टाचार की समस्या से दुनिया का लगभग हर देश पीड़ित है। भ्रष्टाचार सामाजिक हो या राजनीतिक, अगर समय रहते इस पर लगाम न लगे तो ये पूरे देश को संकट में डालने लगता है। भ्रष्टाचार गरीबों और कमजोर लोगों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, जिससे लागत बढ़ती है और स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कार्यक्रम, यहाँ तक कि न्याय जैसी बुनियादी सेवाएं तक कम हो जाती हैं। ये असमानता को बढ़ाता है और बाजारों, नौकरी के अवसरों और अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाते हुए निजी क्षेत्र के निवेश को कम करता है। समय के साथ भ्रष्टाचार नागरिकों की अपने नेताओं और संस्थानों के प्रति अविश्वास बढ़ाता है, जिससे सामाजिक विघटन पैदा होता है और देश हिंसा और संघर्ष की स्थिति में आने लगता है। भ्रष्टाचार अगर निरंतर जारी रहे तो किसी भी देश में सड़क से लेकर संसद तक पारदर्शिता को खत्म करता है और आम जनता के मन में घृणा और देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करता है। यानी भ्रष्टाचार वो दीमक है जो धीरे धीरे किसी भी देश के सिस्टम को चाट कर खत्म करती जाती है।